एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। हम क्लास 12th बायो पढ़ रहे हैं। क्लास 12th की जो विज्ञान की बुक है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था। आज हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ना। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपको नोट्स सिंपल भाषा में ही मिलेंगे। जो मैंने पहले की वीडियो, अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हो तो इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और उसकी प्लेलिस्ट में जाना है। आपको सारे वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे नोट्स सहित। मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, सारे नोट्स कंप्लीट करवाए और पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो और बहुत ही अच्छे नोट्स है। आप एक बार जाके पढ़ो, फिर आपको लग जाएगा कि कितना अच्छे नोट्स हैं। सारे नोट्स मैंने हाथों से बनाए और पूरी भाषा यानी सिंपल भाषा में बनाए हैं। तो आपको एक बार पढ़ने पर ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। सबसे पहले तो हम चैप्टर को देखते हैं कि वंशागति क्या होता है। वंशागति का मतलब होता है वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, है ना। वंशागत मतलब स्थानांतरण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। एक पीढ़ी से वंशागति का मतलब होता है, वंशागति का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण, लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। मतलब वंश यानी क्या होता है? पीढ़ी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिन लक्षणों का स्थानांतरण होता है वो वंशागति कहते हैं। और जो विशेष लक्षण होते हैं, जो विशेष प्रकार के जो लक्षण होते हैं जिनका स्थानांतरण होता है, विशेष प्रकार के लक्षण जिनका स्थानांतरण होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ओके, तो वंशागति और आनुवांशिक का मतलब समझ में आ गया। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है, जबकि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? वो विशेष प्रकार के लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। दोनों की भाषा या दोनों की परिभाषा अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? वो जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो आ गया समझ में आनुवांशिक लक्षण। अब आता है वंशागति। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागत कहलाता है। ठीक है, जिन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है। और जो लक्षण स्थानांतरित हो रहे वो कौन से लक्षण है? वो हमारे आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि आनुवांशिक लक्षण क्या होता है और वंशागति क्या होता है। ठीक है, अगला आता है विभिन्नताएं। जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, विभिन्नताओं का मतलब होता है वे लक्षण जो कभी कभी उलट पुलट जिसे परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं बोल दूं कि जैसे दादा की आंखें ब्राउन थी तो पोते की आंखें ब्राउन न होके पर पोते की आंखें ब्राउन हो गई। तो इसमें विभिन्नताएं क्या हो गई कि मतलब उसमें जो जीन उत्परिवर्तन हुआ ये किसके कारण होती है? विभिन्नताएं किसके कारण होती है? विभिन्नताएं हमारे जीन उत्परिवर्तन के कारण होती है। जीन उत्परिवर्तन के कारण, जीन उत्परिवर्तन के कारण होती है। और ये जीन क्या होता है इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? जीन उत्परिवर्तन के कारण होती है। जैसे दादाजी की आंखें ब्राउन थी, है ना, आंखें ब्राउन थी, तो पोते की आंखें ब्राउन न होके पर पोते की आंखें ब्राउन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे इसमें डायरेक्ट जीन का उत्परिवर्तन हुआ, जीन का उत्परिवर्तन
हुआ। तो ये सारी चीजें जो विभिन्नताएं होती है वो किसके कारण होती है? जीन उत्परिवर्तन के कारण होती है। आनुवांशिकी क्या होता है? वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिक अलग होता है और आनुवांशिकी अलग होती है। आनुवांशिकी में हम विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ये विभिन्नताएं किस लक्षण के कारण उत्पन्न हुई है उसका जो अध्ययन होता है, या ये विभिन्नताएं किस आनुवांशिक लक्षण के कारण उत्पन्न हुई है, इसका अध्ययन ही आनुवांशिकी कहलाता है। वंशागतिक विभिन्नताएं तथा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में माता से प्राप्त मादा युग्मक तथा पिता से प्राप्त नर युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। ये निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। विनिमय यानी आदान प्रदान। जब मादा से मादा युग्मक तथा नर से नर युग्मक मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या होता है? इस प्रक्रिया में लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन, इसमें क्या होता है? मादा और नर होते हैं। मादा से मादा युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है, और नर से नर युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है। जब मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन होता है तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के दौरान क्या बनता है? युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। तो हमारा कौन सा ये बनेगा? युग्मनज बनेगा। ठीक है। और इसमें कौन सा विभाजन था? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण गुणसूत्रों का विनिमय होता है, यानी गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। इसमें कौन सा मादा युग्मक किस नर युग्मक से संलयन करेगा यह भी निश्चित नहीं होता। इस तरह लैंगिक प्रजनन में विभिन्नता की पूरी संभावना होती है। ये क्या बोल रहा है? जैसे हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना, मादा और नर। ठीक है। मादा में XX गुणसूत्र होते हैं और नर में XY गुणसूत्र होते हैं। टोटल गुणसूत्र 46 गुणसूत्र होते हैं। एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मादा में दोनों सेम गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। इनको हम लिंग गुणसूत्र बोलेंगे। तो मादा में X और ये X, जबकि नर में X और Y होता है, Y होता है ना। अब X और X मिलता है तो ये निश्चित नहीं होता है, ये हमारे शरीर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि X से X मिलेगा या X से Y मिलेगा। जब X से X मिलता है तो XX बनता है। तो XX गुणसूत्र किसमें है? मादा में। तो यहाँ पे जो बच्चा होगा वो मादा होगी, यानी लड़की होगी। ठीक है। अब ये X अगर इस XY से मिलता है तो यहाँ पे XY बनता है। तो XY किसका गुणसूत्र है? नर का। तो ये हमारा नर होगा, यानी लड़का होगा। तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये अपने आप संलयन होता है। अगर मादा के Y गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा होती है तो Y का निषेचन होता है, और X गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा होती है तो X का। इसीलिए लड़का या लड़की होना किसके ऊपर डिपेंड होता है? नर के ऊपर, क्योंकि मादा में तो हमेशा सेम गुणसूत्र पाए जाते हैं, हमेशा XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि नर में डिफरेंट गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसीलिए लड़का या लड़की का होना नर के ऊपर, यानी मनुष्य के ऊपर, यानी मेल के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के कारण विभिन्नताएं आती हैं। यह भी निश्चित नहीं होता। इस तरह लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताओं की पूरी संभावना होती है। वंशागति विभिन्नताओं में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें विभिन्नताएं नहीं होती है, इसमें केवल मादा ही अपने समान जनक का निर्माण कर लेती है, यानी अपने समान संतति का निर्माण कर लेती है। वंशागति विभिन्नताएं तथा अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में जीवधारियों की उत्पत्ति केवल एक जनक से होती है। अलैंगिक जनन में नर और मादा नहीं होते, इसमें सिर्फ मादा होती है जो खुद ही अपने आप ही बच्चों को जन्म देती है, तथा जनक पीढ़ी के सभी लक्षण जैसे कि जैसे आ जाते। इस संतति को क्लोन कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ये जो नाम है
ये ध्यान रखना है, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। सन 1059 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव, और मेंडल ने किसके पौधे पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर का पौधा ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी एक ही वर्ष में फल देता रहता है और इसे आसानी से उगाया जा सकता है और ये स्वपरागण करता है। इसे परागण करवाने के लिए किसी कीट, जल, वायु किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये स्वपरागण होने के कारण भी इसका एक फायदा है कि इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या क्या? मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। पाइसम सेटाइवम है। मेंडल द्वारा मटर के पौधों को चुनने के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे? मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी एक ही वर्ष में फल दे देता है। बहुत से पौधे द्विवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, जो बहुत सालों में फल देते हैं। द्विवर्षीय यानी 2 साल में जो फल देते हैं वो पौधे द्विवर्षीय कहलाते हैं। जबकि जो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है और इसे आसानी से उगाया जा सकता है। मटर प्राकृतिक रूप से स्वपरागण करते हैं, यानी स्वपरागण का मतलब होता है एक ही पौधे पर उपस्थित पुष्प अन्य पुष्प के साथ परागण कर लेते हैं, निषेचन कर लेते हैं। मटर के पौधे में अनेक किस्में पाई जाती हैं, जैसे लंबे बौने पौधे, गोल और झुर्रीदार पौधे आदि। ये उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब होता है नर तथा मादा युग्मक का एक ही पौधे में उपस्थित होना। एक ही पौधे के जो फूल होते हैं उसमें नर भी होता है और मादा भी होते हैं, अर्थात जन्नांग एक ही पुष्प में होता है तो उसे हम उभयलिंगी बोलते हैं। देखो, उभयलिंगी होता है अर्थात नर व मादा जन्नांग एक ही पुष्प में होता है। मेंडल ने ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी तथा परागण द्वारा शुद्ध 7 विपर्यासी लक्षणों वाले मटर के पौधे को चुना। मेंडल के प्रयोगों की रूपरेखा। मेंडल ने अपने प्रयोगों को 3 चरणों में संपन्न किए। शुद्ध प्रजननी पौधों का, सबसे पहले उन्होंने शुद्ध पौधों का चयन किया। इसके लिए मेंडल ने प्रत्येक किस्म के बीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी उगाया ताकि अलग अलग गुण प्रदर्शित करने पर उस पौधे को हटाया जा सके। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले शुद्ध पौधे लिए और उनको उगाया। जब उनको उगाया तो जो लक्षण अच्छे थे यानी प्रभावित थे उनको अलग कर दिया, और जो बीज जैसे भोने रह गए और जिनको फल फूले नहीं है, फली में झुर्रीपन आया है, उनको सबको अलग कर दिया, है ना। शुद्ध प्रजननी का अर्थ है कि सफेद पुष्प वाला पौधा पीढ़ी दर पीढ़ी सफेद पुष्प उत्पन्न करे, है ना। मतलब शुद्ध का अर्थ होता है जो सफेद पुष्प वाले पौधे थे उनको अलग कर दिया, और जो बैंगनी, पीले और हरे फूल वाले पौधे थे उनको अलग कर दिया। ठीक है। द्वितीय पद में क्या किया उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने शुद्ध प्रजनन पौधों का तैयार किया। फिर द्वितीय पद में क्या किया? इन पद में 2 विपर्यासी रूपों वाले जनकों के बीच संकरण करवाया। 2 विपर्यासी यानी एक सफेद वाले के बीच करवाया और एक हरे वाले के बीच करवाया। संकरों में स्वपरागण करवाया। मेंडल ने संकरों के स्वपरागण द्वारा द्वितीय संकर पीढ़ी प्राप्त की। इनके बीजों से बने पौधे द्वितीय संकर पीढ़ी F2 प्रदर्शित करते हैं। बाद में मेंडल ने F3 व F4 पीढ़ी भी प्राप्त की। ठीक है। अब आते हैं मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने क्या क्या किया ये हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है। जब तक आपको ये यहाँ तक पढ़ना है, समझना है और नोट्स बनाने। देखो बच्चों, आप अगर पढ़ना चाहते हो, सीरियसली पढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देखना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है, 13-14 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की वीडियो होती है। तो आपको पूरा एक बार वीडियो देखना है। आपको एक बार वीडियो देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी बार आप नोट्स बनाते हो तो आपको तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। और नोट्स ऐसे बनाएं जो हमारी बोर्ड क्लास में हमें अच्छे मार्क्स दिला सके। हम नोट्स ऐसे छोटे मोटे या 2-3 लाइनें नहीं लिखवाती हूँ। क्यों नहीं लिखवाती? क्योंकि 2-3 लाइनों में कोई भी एग्जामिनर हमें नंबर नहीं देने वाला है। तो हमें जितने नोट्स मैंने बनवाए उतने नोट्स तो आपको, अगर एग्ज़ाम
में क्वेश्चन आता है तो उतने लिखना पड़ेगा, जब भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको नोट्स पढ़ना है, नोट्स बनाने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।